नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में चलते हैं और एक ऐसे साम्राज्य की कहानी को समझते हैं जिसका नाम ही उसकी पहचान था, विजय का शहर। जी हाँ, आज बात होगी विजयनगर साम्राज्य की। हम्पी के इन शानदार खंडहरों को देखिए, खासकर इस पत्थर के रथ को। एक जमाने में ये एक शक्तिशाली साम्राज्य की धड़कन हुआ करता था, और आज ये एक खामोश गवाह है। तो सवाल ये है कि ये पत्थर आखिर क्या कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले तो नाम पर ही गौर करते हैं। विजयनगर, इसका सीधा सा मतलब है विजय का शहर। ये नाम ही अपने आप में इस साम्राज्य की ताकत और उसकी सोच को बयां कर देता है। तो आखिर इस साम्राज्य की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, इसकी नींव किसी शांत दौर में नहीं, बल्कि संघर्ष और भारी उथल-पुथल के बीच रखी गई थी, और यही बात इसे और भी खास बनाती है। साल था 1336। इसे दो भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने बसाया था। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, उत्तर से हो रहे हमलों के खिलाफ दक्षिण भारत के लिए एक मजबूत दीवार, एक किला खड़ा करना। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। यहां दक्षिण में है विजयनगर साम्राज्य, और इसके ठीक उत्तर में इसका सबसे बड़ा दुश्मन बहमनी सल्तनत। और इन दोनों के बीच सदियों तक चली लड़ाई की वजह था ये इलाका, रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की ये जमीन इतनी उपजाऊ और रणनीतिक रूप से अहम थी कि दोनों ही साम्राज्य इस पर कब्जा चाहते थे। अब देखिए, विजयनगर का सफर काफी लंबा था। इस पर लगभग 300 सालों तक 4 बड़े राजवंशों ने राज किया: संगम, सलुव, तुलुव और आखिर में अराविदु। ये टाइमलाइन हमें साम्राज्य के इतिहास के अलग-अलग दौर को समझने में मदद करती है। हर महान साम्राज्य का एक सुनहरा दौर होता है ना? विजयनगर के लिए ये दौर तुलु राजवंश के एक ऐसे शासक के साथ आया जिन्होंने इसे कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और वो शासक थे कृष्णदेव राय। उनका शासनकाल 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि कला और साहित्य के भी बहुत बड़े पारखी थे। तो कृष्णदेव राय की महानता सिर्फ तलवार तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने दक्कन की सल्तनतों को तो हराया ही, साथ ही पुर्तगालियों से घोड़ों के व्यापार के लिए एक बहुत जरूरी समझौता भी किया। कला में उनकी दिलचस्पी इतनी थी कि उन्हें आंध्र भोज कहा जाने लगा। उन्होंने खुद तेलुगु में अमुक्त माल्यद जैसा महाकाव्य लिखा। इतना ही नहीं, उनका दरबार अष्टदिग्गज यानी तेलुगु साहित्य के 8 महानतम कवियों का घर था। और हम्पी में आज भी जो विट्ठल और हजार राम मंदिर खड़े हैं, वो उन्हीं की देन है। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ राजाओं से नहीं चलता, है ना? उसकी असली ताकत तो उसकी व्यवस्था में होती है। तो चलिए देखते हैं कि विजयनगर अंदर से काम कैसे करता था। विजयनगर की प्रशासनिक रीढ़ थी नायंकर प्रणाली। अब ये क्या थी? इसे ऐसे समझिए कि ये एक सिस्टम था जिसमें सैनिक कमांडरों, जिन्हें नायक कहते थे, को जमीन दे दी जाती थी, और बदले में वो राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक और टैक्स का एक हिस्सा देते थे। इस व्यवस्था से न सिर्फ एक वफादार सेना बनी रही, बल्कि इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल रखना भी आसान हो गया। साम्राज्य की शानो शौकत सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। जब 1443 में फारस के राजदूत अब्दुल रज़ाक हम्पी आए, तो शहर को देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने लिखा कि दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है। सोचिए उस शहर की क्या बात रही होगी। और अब्दुल रज़ाक ने जो कहा, वो कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। उसकी गवाही आज भी ये इमारतें देती हैं। बाईं ओर विरूपाक्ष मंदिर को देखिए, और दाईं ओर हजार राम मंदिर की बारीक नक्काशी पर नजर डालिए। यही वो कलाकारी थी जिसने दुनिया भर के यात्रियों को हैरत में डाल दिया था। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी का एक अंत होता है, और विजयनगर की कहानी का मोड़ बहुत ही नाटकीय और दुखद था। अब कहानी उस जंग पर आती है जो इस महान साम्राज्य के पतन की वजह बनी। ये आखिरी टकराव था। एक तरफ था अकेला विजयनगर साम्राज्य, और दूसरी तरफ थे उसके पुराने दुश्मन दक्कन की सल्तनतें, जिन्होंने एक ताकतवर गठबंधन बना लिया था। ये वो लड़ाई थी जिससे दक्षिण भारत का भविष्य तय करना था। साल था 1565। ये तारीख विजयनगर के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई। तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की सेना की बहुत बुरी हार हुई। लेकिन बात सिर्फ हार की नहीं थी। इसके बाद जो हुआ वो कई ज्यादा भयानक था। विजय के शहर को 6 महीने तक लूटा गया, जलाया गया और तबाह कर दिया गया।
साम्राज्य तो खत्म हो गया, पर क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, उसकी विरासत आज भी जिंदा है, इन्हीं पत्थरों में, जो एक खामोश मगर मजबूत गवाही देते हैं। आज हम्पी के वही खंडहर यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं। ये उस साम्राज्य की कला, संस्कृति और ताकत का एक मूक प्रमाण है जो कभी यहाँ जिंदा था। यह हमें याद दिलाता है कि वक्त के साथ बड़ी बड़ी सल्तनतें भी मिट्टी में मिल जाती हैं, पर उनकी छाप हमेशा रह जाती है। तो ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर एक सभ्यता की कहानी उसके मिट जाने के बाद भी जिंदा कैसे रहती है? शायद इन्हीं पत्थरों में, किताबों में और हमारी यादों में।